गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो सब बच्चे? अच्छे होंगे अपने अपने घरों के अंदर। वेरी गुड। पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में, बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलो, कल की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था बताओ जरा एक बार कमेंट्स के अंदर। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से राजस्थान का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासती सचिवालय की स्थापना करी है। रियासती सचिवालय की स्थापना कब करी है बताओ? 5 जुलाई 1947 को। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने इस रियासती सचिवालय के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो ये घोषणा कर रहे हैं कि राजस्थान की सभी रियासतों को 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में मिल जाना है। उन्होंने ये घोषणा करी। अब देखो बच्चों, अच्छे से सुनना और समझना। क्या चाहते थे कि वो जो 2 शर्तें आई थी, भारतीय अधिनियम जो आया था 1947 का, उसके तहत क्या शर्तें आई थी कि भाई वह रियासत जिसके पास में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो और वह रियासत जिसके पास में 1 करोड़ से ज़्यादा आय हो, वह रियासत क्या कर सकती है? भारत में मिल सकती है, पाकिस्तान में जा सकती है, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती है। ठीक है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? सारी रियासतों को भारत में विलय करना चाह रहे हैं। लेकिन बच्चों, भारत में विलय होने के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं जिनकी वजह से वो विलय नहीं भी हो पाए। ये बात भी आपको समझाई मैंने, क्योंकि जैसे नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे जो हमीदुल्ला खां, वो प्रयास कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें स्वतंत्र रहे और जो कुछ रियासतों को वो पाकिस्तान में मिलाना चाह रहे थे। तो बच्चों, इस तरीके से कुछ लोग ये प्रयास कर रहे थे और कुछ लोग जो थे, कुछ शासक जो थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। वो किसी रियासत के आगे अपने झुकना नहीं चाहते थे, किसी के सामने अपने झंडे को झुकाना नहीं चाहते थे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे। तो बच्चों, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी विलय हुआ और विलय होने के बाद में भी कुछ समस्याएं आई और उसके बाद में एकीकरण हुआ। वो कैसे हुआ आज हम जानेंगे। तो मैं अन्नपूर्णा जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आओ देखो, पानी में तस्वीर कहाँ बनती है? पानी में तस्वीर कहाँ बनती है? ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है? पानी में तस्वीर कहाँ बनती है? ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है? किसी भी कार्य को बड़ी मेहनत और लगन और सच्चे दिल से करते चलो दोस्तों, क्योंकि ये जिंदगी वापस कहाँ मिलती है। ठीक है, आओ अपन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी मैं, जैसे अपन ने चर्चा करी थी कि राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात, राजस्थान में 19 रियासतें। राजस्थान में 19 रियासतें, ठीक है। और 19 रियासतों के बाद में यहाँ पर 3 ठिकाने हैं। राजस्थान में कितनी रियासतें हैं? 19 रियासतें हैं और 3 ठिकाने हैं। ठिकाने कौन कौन से हैं बच्चों? तो ठिकाने हैं, पहला ठिकाना है नीमराना। पहला ठिकाना कौन सा है? नीमराना। और नीमराना कहाँ पर है बच्चों? नीमराना है आपके अलवर में। ठीक है। एक है कुशलगढ़। कुशलगढ़ आपके कहाँ है बच्चों? बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ कहाँ पर है बच्चों? बांसवाड़ा में। एक है लावा। लावा कहाँ पर है? टोंक में। तो बच्चों, कुछ राजस्थान की जो रियासतें थी उनको तोपों की सलामी का अधिकार था। तो जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार था वो तो क्या थी? रियासतें थी। और जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था लेकिन निर्णय लेने का अधिकार था ठिकानेदारों को, तो जहां पर ठिकानेदार का ही निर्णय चला करता था वो ठिकाने कहलाए। तो नीमराना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, टोंक और 19 रियासतें, ये हमारे राजस्थान का क्षेत्र था। ठीक है। अब राजस्थान की इन सब रियासतों में शासक अपना अपना अस्तित्व रखना चाह रहे हैं, या फिर कुछ रियासतें जो है पाकिस्तान में जाना चाह रही है, कुछ रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाह रही है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की घोषणा के अनुसार इन रियासतों को हमें भारत में मिलाना है, भारत में इनका विलय करना है। देखो,
ये जानने से पहले आपको एक चीज बता देती हूँ मैं कि राजस्थान में 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं, लेकिन बच्चों इसी के साथ इन रियासतों के अंदर कुछ रियासतें जो है वो अपना कुछ स्पेशल वर्चस्व भी रखती है। इसके ऊपर अपन चर्चा शायद 1857 की क्रांति में भी कर चुके हैं बच्चों, कि जैसे ये है आपका मेवाड़। आइडियली समझा रही हूँ, केवल फिक्स जगह को ना देखें। मेवाड़, मारवाड़, टोंक, शाहपुरा, टोंक, शाहपुरा, भरतपुर और धौलपुर। थोड़ा सा समझाने के तौर पर है, नक्शे में जगह ऊंची नीचे हो सकती है, तो ज्यादा वो ना करें, परेशान ना हो, सिर्फ समझने का प्रयास करें कि मैडम क्या बताना चाह रही है। तो मेवाड़ जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है बच्चों। राजस्थान की सबसे क्या है, ये प्राचीन रियासत है। मेवाड़ क्या है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। मारवाड़ जो है वो क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत है। कहाँ की बड़ी रियासत है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। शाहपुरा जो है, यहाँ पर आप झालावाड़ भी लिख ले बच्चों, झालावाड़ आइडियली देख लेना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है जगह पे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। शाहपुरा है, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत है बच्चों। शाहपुरा क्या है, सबसे छोटी रियासत है। शाहपुरा सबसे छोटी रियासत है। आपकी झालावाड़ जो है नवीन रियासत है। झालावाड़ आपके नवीन रियासत है। और आपके टोंक जो है, टोंक आपकी एकमात्र मुस्लिम रियासत है। टोंक जो है वो एकमात्र मुस्लिम रियासत। और इसी के साथ में भरतपुर और धौलपुर जो है वो है जाट रियासतें। भरतपुर और धौलपुर क्या है बच्चों, जाट रियासतें। तो इस प्रकार से ये एक 19 रियासतों के साथ में एक छोटी सी जानकारी हमें होनी चाहिए कि मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत है, मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है, झालावाड़ नवीन रियासत, शाहपुरा छोटी रियासत, टोंक मुस्लिम रियासत और भरतपुर और धौलपुर दोनों क्या है बच्चों, जाट रियासतें। आ गया समझ में, नहीं आया? सिर तो हिलाओ, आया कि नहीं आया? आया ना, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे देखेंगे बच्चों। अब हमने ये देखा कि ये रियासतें हैं। अब इन रियासतों के अंदर, इन रियासतों को हमें भारत के अंदर विलय करना है। तो सबसे पहली बात तो कोई भी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व और भारत या पाकिस्तान में जाने का निर्णय कब ले सकती है, जब वो उन 2 शर्तों का पालन कर रही हो। ठीक है, पहली बात तो ये। तो बच्चों राजस्थान में भी ऐसी 4 रियासतें थी। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी जो इन शर्तों का पालन करती है। इन शर्तों का पालन करती है। राजस्थान में भी ऐसी 4 रियासतें बच्चों जो इन शर्तों का पालन करती है। ठीक है, कौन कौन सी है भाई 4 रियासतें? तो राजस्थान में भी 4 रियासतें हैं। पहली रियासत है बच्चों जयपुर, दूसरी है जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो राजस्थान में भी ये 4 रियासतें हैं जो कि इन शर्तों का पालन करती है। अब बच्चों क्या ये 4 रियासतें नहीं जाना चाहेगी भारत या पाकिस्तान में से कहीं एक? क्या ये 4 रियासतें नहीं चाहेगी कि हम किसी के आगे क्यों झुके यार, हमारा खुद का साम्राज्य है और जब हम इस शर्त का पालन करते हैं तो हम हमारा स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रहेंगे, बल्कि और जो छोटी मोटी रियासतें हैं उनको अपने अंदर शामिल कर लेंगे। तो क्या ये 4 रियासतें नहीं जाना चाहेगी? जाना चाहेगी। अब इतनी सारी समस्याएं हैं और रियासती सचिवालय क्या प्रयास कर रहा है कि 15 अगस्त 1949 के पहले सभी रियासतें भारत में मिल जाए और भारत के विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो आगे।
ये देखो, ये आपके सामने क्या है, हमारा प्यारा राजस्थान, रंगीला राजस्थान। राजस्थान के बारे में कल मैं आपको कुछ बता रही थी तो छूट गया था, सुनो अच्छे से। जो गलती माफ करता है वो हिंदुस्तान होता है, जो गलती माफ करता है वो हिंदुस्तान होता है, जो छुप कर वार करता है वो पाकिस्तान होता है। न कोई झूठ न कोई तरफदारी, जो खुलकर प्यार करता है वो राजस्थानी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये हमारा क्या है, प्यारा राजस्थान, रंगीला राजस्थान। अब देखो, ये जो स्वरूप आपके सामने है, जिसे आप देखते हैं वर्तमान राजस्थान के अंदर, वर्तमान राजस्थान हमारा ये, तो इस वर्तमान राजस्थान के इस स्वरूप को जिसे आप देख रहे हैं, ये स्वरूप आपके सामने कब आया बच्चों? ये स्वरूप आया आपके सामने 1 नवंबर 1956 को आपके सामने आया बनकर। 1 नवंबर 1956 को ये तैयार होकर के आपके सामने आया पूर्ण रूप से। इसको पूरा तैयार होने के अंदर 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन का समय लगा। इसको तैयार होने के अंदर कितना समय लगा बच्चों? 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन का समय लगा। आप कहोगे मैडम जी, रियासती सचिवालय और सचिवालय विभाग तो 15 अगस्त 1947 को इसके हस्ताक्षर करा रहा है, सबको शामिल कर रहा है, फिर ये स्वरूप आपके सामने 1 नवंबर 1956 को कैसे आया? यही दिमाग में सवाल आएगा सबसे पहले। तो बच्चों, जब रियासती सचिवालय विभाग ये प्रयास कर रहा था कि सभी रियासतें 15 अगस्त 1947 के पहले इस विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दे, तो बच्चों बहुत प्रयास हुए, बहुत समस्याएं भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी 15 अगस्त 1947 के पहले सभी रियासतों ने उस विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसलिए हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद माना गया। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उसके पहले सब रियासतों ने भारत में विलय होने के पत्र पर, अधीनस्थ पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। अपने राजस्थान में भी कर दिए थे। राजस्थान के अंदर बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। बीकानेर के शासक जो है शार्दुल सिंह, इन्होंने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे बच्चों। इन्होंने सर्वप्रथम 7 अगस्त 1949 को विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। और इन्होंने 7 अगस्त को इन्होंने किए और धौलपुर के शासक उदयभान धौलपुर शासक जो थे उदयभान सिंह, उन्होंने बच्चों 14 अगस्त 1947 को सबसे अंत में इस विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस बीच में सभी रियासतों के शासकों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। यानी 7 अगस्त को बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए और 14 अगस्त 1947 को धौलपुर शासक उदयभान सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन बच्चों, समस्या यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। इस विलय पत्र के ऊपर सब रियासतों के शासकों ने हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन सभी शासकों के मध्य आपसी प्रतिद्वंदता थी, आपसी प्रतिदेशता थी, आपसी अविश्वास था। इनके अंदर मनमुटाव की वजह से हस्ताक्षर करने के बावजूद भी सब रियासतें अपना अपना वर्चस्व रखे हुए अपने अपने अस्तित्व के साथ में अपनी अपनी रियासतों और ठिकानों को चला रहे थे। क्योंकि बच्चों, इस विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करने की ये परमिशन थी कि ठीक है, आप यदि जबरदस्ती कोई ऑर्डर देगा भारत तो उसे ये लोग मानेंगे, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारत के अंदर सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये बड़ी विकट समस्या थी बच्चों। तो इस समस्या को निवारण करने के लिए, इस राजस्थान को इस स्वरूप में लाने के लिए छोटी छोटी रियासतों को जोड़ करके एक एक इकाई बनाई गई और उन इकाइयों को जोड़ करके पूरा वर्तमान राजस्थान बनाया गया। और उन इकाइयों को जोड़ने के लिए 7 चरणों के अंदर राजस्थान को जोड़ा गया, तब जाकर के हमारा वर्तमान राजस्थान हमारे सामने आया।
क्योंकि बच्चों राजस्थान में तो 4 रियासतें ही ऐसी रियासतें थी जो इन शर्तों का पालन कर रही थी, तो वो स्वतंत्र रह सकती थी, लेकिन बाकी की रियासतें तो स्वतंत्र रह ही नहीं सकती थी। उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब वो अपनी मांगे भी ज्यादा नहीं मनवा सकती थी, क्योंकि भाई वो शर्तें ही पूरी नहीं करती है ना। जैसे जयपुर रियासत है, तो जयपुर रियासत वो अपनी मांग जबरदस्ती मना सकती है साइन करने के बाद भी, कि यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अलग हो सकता हूं, क्योंकि मैं इस शर्त का पालन करती हूँ। ठीक है ना। जोधपुर रियासत भी पालन करती है, लेकिन जो छोटी छोटी रियासतें थी वो पालन नहीं करती थी इस चीज का। तो उन्होंने भारत में विलय होने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, इन लोगों ने क्या किया कि छोटी छोटी रियासतों की इकाइयां बनाई, क्योंकि यदि एक इकाई मजबूत इकाई बन जाएगी तो वो अपनी मांगे रख सकती है, वो अपनी बात मनवा सकती है, और इस तरीके से इकाइयों को जोड़ करके एक राजस्थान का स्वरूप तैयार किया जा सकता है। यहां तक समझ में आया बच्चों। तो 1 नवंबर 1956 को वो 7 चरणों का काम पूरा हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा, तब यह वर्तमान राजस्थान हमारे सामने आया। यहां तक समझ में आया? ठीक है। एक क्वेश्चन देखो आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जो अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है बताती हूँ मैं आपको। देखो, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप कॉपी के माथे के ऊपर, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। भारत में अधीनस्थ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के शासक कौन थे? राजस्थान के शासक कौन थे? ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा गया कि भारत में अधीनस्थ विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के शासक कौन थे, यानी राजस्थान की रियासतों में से सर्वप्रथम उस विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किसने किए थे। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया बच्चों? ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये अभी भी पेपर रखा होगा आपके RSM SSB की साइड के ऊपर। ये पेपर हुआ है आपके बच्चों 25/11/2019 को ये पेपर लगा था, और ये पेपर अभी भी आपके साइड पे रखा होगा, आप चाहें तो खोलकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर पहला ऑप्शन था जोधपुर के हनुमान सिंह। ऑप्शन चाहे कुछ भी हो, हमें तो हमारा आंसर याद रखना है जोधपुर के हनुमान सिंह। जोधपुर शासक हनुमान सिंह, धौलपुर शासक उदयभान सिंह, धौलपुर शासक उदयभान सिंह, बीकानेर शासक शार्दुल सिंह, बीकानेर शासक शार्दुल सिंह, और किशनगढ़ के महाराज सुमेर सिंह। जहां तक मुझे ध्यान है ऑप्शन भी यही थे, महाराजा सुमेर सिंह, किशनगढ़ महाराजा सुमेर सिंह। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया फूड सेफ्टी ऑफिसर के 25/11/2019 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए हैं, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अंत के अंदर हस्ताक्षर किसने किए। तो बच्चों अंत के अंदर किसने किए हैं? धौलपुर शासक उदयभान सिंह ने किए हैं, और सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए हैं? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। अपन और भी सारी रियासतों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझाने के समय मुझे याद आया कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर है बच्चों आपके बीकानेर शासक शार्दुल सिंह। सर्वप्रथम किसने किए हैं? बीकानेर शासक शार्दुल सिंह ने किए हैं।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? ये सवाल हमारे एग्जाम में पूछा गया है, यानी अब हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब अपन आगे चलते हैं। तो अब सबसे पहले बहुत सारी चर्चा करेंगे अपन, इस एकीकरण में बहुत सारी समस्याएं भी आई, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन उससे पहले बच्चों मैं एक टेबल बनवा रही हूं आपको। उस टेबल को आपको एज इट इज उतारना है। उस टेबल के हर चरण के ऊपर बहुत गहराई पे जाकर अपन चर्चा करेंगे, यहां तक कि शासक की सैलरी तक बताएंगे, सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले उस टेबल को ऐसा का ऐसे उतारना है और उस टेबल में से सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सही कैसे होंगे उसको समझना है। उसके बाद अपन पूरी टेबल को बहुत अच्छे से गहराई तक जाकर समझेंगे साहब, पूरी सारी बातों के साथ। देखो, तो मेरे साथ साथ इस टेबल को बनाओ बच्चों आप लोग, ऐसे कि ऐसे ही इस टेबल को बनाना है आपको। सबसे पहले तो आप लिखेंगे क्रम, इसके बाद में आप लिखेंगे बच्चों तारीख, रियासतों के नाम, रियासतों के नाम, इसके बाद में लिखेंगे आप संघ, संघ के बाद लिखेंगे आप उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। तो इस तरीके से ये एक टेबल हमें बनानी है बच्चों। ये सारे कॉलम रखने हमें, जिसके अंदर इस तरीके से ये टेबल बनेगी। रियासतों के नाम, संघ, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, और एक और बनेगा महाराज प्रमुख, लेकिन वो एक ही थे तो अपन बाद में लिख देंगे ताकि हमारे पास में जगह की शॉर्टेज नहीं आएगी आपके। ठीक है, अपन इससे आगे थोड़ी स्पेस दे सकते हैं, आपके नाम अच्छे से आ जाएंगे। वेट एक मिनट, ये टेबल बनाएं आप ऐसे कि ऐसे। उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। ये टेबल हमें बनानी बच्चों, ये टेबल एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है इसका बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रथम चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम, सप्तम। ये इस तरीके से 7 चरणों के अंदर इसका पूर्ण निर्माण हुआ है। सबसे पहले इसकी तारीख लिखेंगे आप 18, 25, 18, इसको ऐसा का ऐसा बना लें आप लोग बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे तारीख। अब देखेंगे अपन रियासतों के नाम। रियासतों के नाम के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे प्रथम में A+B+C+D। आप सोच रहे होंगे मैडम ये ABCD क्या है, ये मैं आपको बता दूंगी बच्चों। अभी आप लोग लिख लें इसको, ऐसा कैसे उतारे। इसमें से एग्जाम में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कैसे लिख लें, मैं अभी समझा दूंगी कि इसका मतलब क्या है, और आपको बड़े अच्छे से याद भी हो जाएगी अभी की अभी, ठीक है बच्चों। इसमें आप लिखेंगे बा, बू, झाड़ो, की, को, प्रशाटो। ये पूरी एक लाइन है, बाबू, झाड़ो, की, को, प्रसाटो, ठीक है। तृतीय चरण के अंदर लिखेंगे आप उदयपुर। फिर लिखेंगे आप चतुर्थ चरण के अंदर JJB। यहां पर लिखेंगे आप 4+1 यानी कि 5। इसके अंदर लिखेंगे आप सिरोही। इसमें लिखेंगे आप तीन नाम लिखेंगे इसमें आप अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा। ठीक है बच्चों, तो ये आप ऐसा कैसा लिखें। अभी आपको सब कुछ याद हो जाएगा और बड़े अच्छे से याद होगा। थोड़ा सा आप लिखें इसको, मत्स्य संघ, मत्स्य, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। छठे चरण के अंदर लिखेंगे आप इसको संघ राजस्थान, और लास्ट में लिखेंगे आप इसे वर्तमान राजस्थान। ठीक है, इसके उद्घाटनकर्ताओं के नाम लिखेंगे बच्चों। उद्घाटनकर्ता है आपके एनवी गाडगिल, एनवी गाडगिल। सेकंड में भी यही नाम है आपके, एनवी गाडगिल, एनवी गाडगिल, चाचा नेहरू, सरदार पटेल। ठीक है, प्रधानमंत्री में लिखेंगे आप शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, ML वर्मा लिख देती हूँ बच्चों, इसे आप समझ लेना, माणिक्यलाल वर्मा, ML वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और हीरालाल शास्त्री को भी अपन सिर्फ शास्त्री लिख सकते हैं। ठीक है, राज प्रमुख के अंदर लिखेंगे आप धौलपुर के शासक उदयभान सिंह, उदयभान सिंह, कोटा के शासक भीम सिंह, उदयपुर के शासक भूपाल सिंह, और आपके जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय, मानसिंह सेकंड।
इसके साथ ही बच्चों आप इसमें यहाँ पर भी ये चरण तो आपका खाली रहेगा। यहाँ पर छठे चरण में फिर से शास्त्री जी को लिखेंगे आप, और यहाँ पर लिखेंगे आप लास्ट सन के अंदर सीएम मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद में उपराज्य प्रमुख के अंदर लिखेंगे आप करौली के शासक गणेश पाल, गणेश पाल। इसमें लिखेंगे आप बूंदी के शासक बहादुर सिंह, बहादुर सिंह। यहाँ पर लिखेंगे आप भीम सिंह जी कोटा के, यही बने थे दोनों ही चरणों में, भीम सिंह और भीम सिंह कोटा के ये। उसके बाद में बच्चों एक यहाँ पर ये अगले चरण में आएगा, लेकिन आप इसे इस तरीके से लिख लें, ये याद रखना है। इन सब के बाद में एक पद और बनाया गया था जिसका नाम था महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख। ये महाराज प्रमुख जो है ना चौथे चरण में बनाए गए थे बच्चों, महाराज प्रमुख आपके चौथे चरण में बनाए गए थे। महाराज प्रमुख फोर्थ चरण के अंदर बनाए गए थे, फोर्थ चरण के बाद में बनाए गए थे। फोर्थ चरण के बाद कौन बनाए थे महाराज प्रमुख? एक ही थे महाराज प्रमुख, मेवाड़ शासक भूपाल सिंह जी, मेवाड़ शासक भूपाल सिंह जी। ठीक है, अब देखो बड़े अच्छे से समझो इसे आप। दिख रहा होगा बच्चों अच्छे से। ये देखो, ये आपके, इसको अपन हल्का सा लार्ज करते हैं दिखने के लिए, तो आप ये प्रथम द्वितीय चरण तो वैसे समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके, अच्छे से उतार ली होगी उम्मीद करती हूँ, नहीं उतारी है तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी ये। तो सबसे पहली बात, इस टेबल में से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, है ना। इस टेबल के एक एक चरण को मैं राजस्थान के नक्शे में ला करके बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे बनाया, क्या समस्याएं हुई, किस शासक ने क्या कहा, किस शासक ने कैसी मुसीबतें क्रिएट करी, सारी कहानियां अपन सुनेंगे एकीकरण की। लेकिन बच्चों उससे पहले इस टेबल में से सवाल आप कैसे सही करेंगे एग्जाम में, वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखो सवाल पूछा गया एग्जाम के अंदर, आपके सवाल आया, एक सवाल लिखेंगे आप लोग कि वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे। पहला सवाल तो ये पूछा गया, वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे। ऑप्शन देखेंगे आप इसके अंदर, पहला ऑप्शन है आपके एनवी गाडगिल, दूसरे के अंदर है शोभाराम कुमावत, तीसरे में है सरदार पटेल, और चौथे के अंदर है आपके उदयभान सिंह। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आया आपके, कब आया ये, फिजिक्स ऐसे 2019 के अंदर ये सवाल आया आपके। ठीक है, अब देखेंगे आप एक सवाल और, ये आपके आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया, आपके जैसे फिजिक्स में भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखना, दूसरा क्वेश्चन है कि 25 मार्च
कौन सी रियासत 25 मार्च 1949 को सम्मिलित राजस्थान में नहीं थी? ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार पूछा गया। आरएस आपके 2017 में और अभी 2019 में भी ये सवाल पूछा गया। इसका क्या है ऑप्शन? पहले ऑप्शन के अंदर है आपके कोटा, दूसरे में है आपके प्रतापगढ़, तीसरे में है आपके सी के अंदर, थर्ड में देखेंगे आप उदयपुर, और फोर्थ में है आपके बूंदी। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन देखेंगे आप, अच्छे से देखेंगे कि राजस्थान प्रथम चरण मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन रहे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन रहे? ये भी अभी आपके सीनियर एजुकेशन 2019 में पूछा गया है। इसका क्या जवाब होगा बच्चों? तो पहले के अंदर है चाचा नेहरू, थर्ड में है आपके, सेकंड में है आपके पास में सरदार पटेल, सी में है शोभाराम कुमावत, और एक क्वेश्चन है डी के अंदर आपके गोकुल लाल असावा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आपके 2 बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? दोनों बार इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी। राजस्थान नहीं, इस क्वेश्चन को तो अपन बाद में करेंगे, पहले ये लिखें आप लोग। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा? ये क्वेश्चन बच्चों एज ए नोट्स आपको अपने पास में रखना है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है इको इन्वेस्टिगेटर 2019 के एग्जाम के अंदर। इको इन्वेस्टिगेटर का पेपर हुआ था 2019 में, ये सवाल पूछा गया है। इसका आंसर आपको बताना है बम्बई। इसका आंसर ही आपका बम्बई है, ऑप्शन ध्यान नहीं रखने। एज ए नोट्स इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो बच्चों पहले अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखेंगे आप क्या है ये सवालों के अंदर। देखो सभी क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या बच्चों कि राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन है? अब इस टेबल के अंदर आ जाओ। इस टेबल के अंदर देखो वृहद राजस्थान का लिखा हुआ आपका। वृहद राजस्थान ये रहा। ये वृहद राजस्थान कौन से चरण में है बच्चों? ये वृहद राजस्थान आपके चतुर्थ चरण के अंदर है। ठीक है, वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटनकर्ता वाला कहाँ है कॉलम? ये रहा। उद्घाटनकर्ता के अंदर वृहद राजस्थान के सामने कौन है? सरदार पटेल।
तो इसका आंसर क्या हो गया, सरदार पटेल। अब यदि आपको कोई भी सवाल पूछ लिया जाए कि संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन है, चाचा नेहरू। पूर्व राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन है, एनवी गाडगिल। मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन है, एनवी गाडगिल। क्या हम ये सवाल सही नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यदि ये टेबल हमें याद है, हमारा क्वेश्चन कैसे गलत होएगा बताओ आप। एक क्वेश्चन बना यानी 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी चारों क्वेश्चन हम सही कर सकते, नहीं कर सकते? अरे बताओ, नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं बच्चों, करने तो पड़ेंगे ही। ठीक है बच्चों, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी रियासत 25 मार्च 1949 को सम्मिलित राजस्थान में नहीं थी? यानी 25 मार्च 1949 को जो रियासतें सम्मिलित हुई थी उसमें कौन सी रियासत नहीं थी? कोटा, प्रतापगढ़, बूंदी, उदयपुर। कौन सी नहीं थी भाई, ये हमें देखनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, वापस टेबल पे जाओगे। टेबल पे देखो आप, 25 मार्च 1949 कहां पर है, ये रहा 25 मार्च 1949। 25 मार्च 1948 को कौन सी रियासत से सम्मिलित हुई है? इस लाइन का मतलब क्या है, देखो बाबू जाड़ो की को प्रेसाटो। बा का मतलब है बांसवाड़ा, बू का मतलब है बूंदी, जा का मतलब है झालावाड़, डो का मतलब है डूंगरपुर, की का मतलब है किशनगढ़, को का मतलब है कोटा, प्रे का मतलब है प्रतापगढ़, सापुरा, सा का मतलब है सापुरा, टो का मतलब है टोंक। यानी ये जो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 रियासतें हैं ये 25 मार्च 1949 को सम्मिलित हुई थी। ठीक है बच्चों, और जब ये 25 मार्च 1949 को 9 रियासतें सम्मिलित हुई, तो सवाल क्या पूछा है कि कौन सी रियासत नहीं हुई थी? तो हमारे ऑप्शन देखो आप, यदि हमें बाबू जाड़ो कीको प्रसाटो याद है, यानी कोटा, प्रतापगढ़ और बूंदी 3 तो सम्मिलित हुई थी, कौन सी नहीं हुई थी? उदयपुर नहीं हुई थी। क्या हमारा ये सवाल सही नहीं हुआ? अब देखो, राजस्थान के प्रथम चरण मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन रहे? ये भी आपके सवाल एग्जाम में पूछा गया है। इसको कैसे सही करेंगे आप? मत्स्य संघ कहाँ है बच्चों आपके पास में, देखो आप, ये रहा मत्स्य संघ। मत्स्य संघ किसमें है? प्रथम चरण में। प्रथम चरण के मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन है? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत। कौन है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री? शोभाराम कुमावत। क्या ये क्वेश्चन सही नहीं हुआ हमारा? हुआ। तो बच्चों यदि सवाल आ जाए कि पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। यदि सवाल आ जाए कि राज प्रमुख कौन चुने गए प्रथम चरण के, वो तो उदयभान सिंह। इस तरीके से बच्चों इस टेबल से हम कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इस टेबल को भी बहुत समझना बाकी है, बिल्कुल भी माइंड के अंदर सवाल मत लाओ। मैं इतने अच्छे से समझाऊंगी बच्चों कि आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपन इसकी एक एक लाइन का मतलब समझेंगे और हर चरण को समझेंगे, बड़े अच्छे से समझेंगे। वो कहते हैं ना बच्चों, रातों रात से ख्वाब नहीं बदलते हैं, मंजिल नहीं रातों में ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलते हैं। जज्बा होना चाहिए जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर हौसलों से तकदीर बदलते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अच्छे से देखो इसको। तो मैं क्या समझा रही हूं आपको कि इस तरीके से ये सवालों के जवाब इस टेबल से हमें ढूंढना आना चाहिए। पहली बात तो ये एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा आपके सामने कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? तो बच्चों सिरोही जो शामिल हो रहा है सिरोही शामिल हो रहा है हमारे पास में 15 मई 19, ये सिरोही शामिल हो रहा है 26 जनवरी 50 को। इससे पहले भारत सरकार ने सिरोही का जो प्रशासन है वो बंबई सरकार को सौंप रखा था। तो ये आप एज ए नोट्स लिख लें, चाहे इस क्वेश्चन को नोट कर ले। ये क्वेश्चन आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन को एज ए नोट्स नोट डाल करके भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आ जाओ। तो इस तरीके से तो ये तो हुआ बच्चों की टेबल में से हम क्वेश्चन कैसे सही करते हैं। ठीक, अब देखो इस टेबल को हमें बहुत अच्छे से याद करनी है। जैसे तो याद करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करो, इस टेबल के अंदर इनको और कर लो आप एक बार। ए को उदयपुर जे, ठीक है ना, इनको आप इस तरीके से गोले कर लो। फिर प्लस
प्लस और इसको प्लस कर लो, ठीक है। ये जुड़ करके 4 + 1 5 हो जाएंगे। ये इस तरीके से इसको आप ऐड कर लो, इसको रहने दो, इसका मतलब अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये गोले कर लो। इसका मतलब ये है कि प्रथम चरण की राजधानी अलवर, दूसरे चरण की राजधानी कोटा, तीसरे चरण में उदयपुर, चौथे चरण में जयपुर, जो आज तक राजधानी है जयपुर। अब देखो इस टेबल को पहले तो एक बार अपन समझ लेते हैं, फिर इसके अंदर एक एक चरण को अलग से समझेंगे। ये तो हुए आपके क्रम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम। ठीक, ये हुई आपके तारीखें कि किस दिन इनको बनाया गया। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे 18, 25, 18, 30, 15, 26 से। कैसे याद रखेंगे इसको बच्चों, बिल्कुल प्योर लैंग्वेज में, जैसे ऑफलाइन में याद कराती हूँ ना क्लास में, वैसे ही याद करा रही हूँ और आपको वैसे ही याद करने हैं बच्चों। जब आप मेरी ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे तो आप बिल्कुल भी पढ़ी हुई चीज को बाहर जा करके पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा रट लेंगे अपन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ऑनलाइन में भी ऐसा ही पढ़ाएं कि आपको दोबारा महसूस नहीं हो कि आप हमारे सामने नहीं बैठे हो। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ो इसको। देखो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 इस तारीख को याद रखना है। फिर है मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। फिर है इसको आप ऐसे याद रखोगे 18, 25, 18, बोलो मेरे साथ 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। बोलो वापस मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। इसको आप याद रख सकते हैं ABCD। ABCD का मतलब है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है ना, ये मैं आपको आगे लिखा दूंगी इनके मतलब। ये कंफ्यूज नहीं कि मैडम हम जब बाद में पढ़ेंगे तब कैसे याद आएगा, मैं आगे लिखाऊंगी आपको, चिंता न करें। ठीक है, बाबू जाड़ो, किको प्रसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर। ट्रिपल जे का मतलब क्या है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 4 बड़ी रियासतें जुड़ रही है। उस दिन क्या है, वृहद राजस्थान है। और ये कब हुआ, 30 मार्च को। और 4 बड़ी रियासतें सम्मिलित हुई, इसलिए 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। आगे लिखाऊंगी बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 + 1 5 का मतलब है कि ये सब जुड़ करके एक वृहद राजस्थान बन गया। ये तो 4 है, ये सब पहले से जुड़ करके 1 हो गए थे, तो ये 4 रियासतें और ये पूरा संघ एक संयुक्त और वृहद दोनों जुड़ गए। वृहद तो भाई कितनी रियासतें हैं, 4, और संयुक्त पूरा 1 है। तो वृहद और संयुक्त यानी 4 और 1 5 जुड़ करके कितने हो गए, 5। जो कौन सा राजस्थान बन गया, संयुक्त वृहद राजस्थान, यानी बड़ा राजस्थान बन गया। ठीक है ना। जब पहली बार मत्स्य जुड़ा था तो पहले चरण का नाम रखा मत्स्य संघ। फिर मत्स्य संघ में 9 रियासतें और जुड़ी तो इसका नाम क्या बना, पूर्व राजस्थान, सबसे पहला राजस्थान। जब इसके अंदर उदयपुर जैसी, मेवाड़ जैसी प्राचीन रियासत और जुड़ी तो थोड़ा स्ट्रांग हो गया, थोड़ा संयुक्त हो गया। इसका नाम क्या बन गया, संयुक्त राजस्थान। इस संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें जुड़ी तो हमारा राजस्थान हो गया वृहद राजस्थान। और वृहद और संयुक्त जुड़ करके बड़ा संयुक्त वृहद राजस्थान बन गया। सिरोही को और जोड़ दिया गया तो सब रियासतें संघ हो गई थी, संघ राजस्थान। इसके बाद में कुछ क्षेत्रों को इधर उधर किया गया, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अभी आपसे इतना समझे, अजमेर, आबू और सुनील टप्पा, अजमेर, मेड़वाड़ा, आबू, तेलवाड़ा और सुनील टप्पा, ये क्षेत्र लिए दिए गए थे एमपी से हमारे, इसमें वो भी मैं आगे लिखाऊंगी। तो वो कंप्लीट हमारा क्या बन गया, वर्तमान राजस्थान। पहले के इनको तो आप पढ़ ही चुके हैं कि उद्घाटनकर्ता एनवी। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो गाडगिल चाचा पटेल, याद कैसे रखेंगे, गाडगिल चाचा पटेल। बोलो मेरे साथ में, गाडगिल चाचा पटेल। अब भले आपको पूरा नाम याद मत हो बच्चों, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हम अभी किसी का शॉर्ट नेम नहीं याद रखते। कौन सी मैडम याद रख लेते हो आप, कौन सी मैडम के एंड के नेम से याद रख लेते हो, नहीं रखते हो आप, रखते हो, और नाम भी रख देते हो एक्स्ट्रा 2-4 और रखते हो ना। चलो, तो गाडगिल चाचा पटेल क्या हो गए बच्चों, उद्घाटनकर्ता। अब प्रधानमंत्री के नाम याद रखने, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री।
कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। बोलो मेरे साथ में, प्रधानमंत्री कौन है? कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। राज प्रमुख हम याद से याद रखेंगे, आगे हम सभी रियासतों के शासकों के नाम याद करेंगे। जैसे अपन ने क्रांति के अंदर की 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत का शासक कौन था, वैसे ही बच्चों मैं आपको याद कराऊंगी कि एकीकरण में किस रियासत का शासक कौन है। ठीक है, तो अपने आप याद हो जाएंगे फिर कि धौलपुर के शासक बने थे तो उदयभान सिंह, कोटा के बने तो भीम सिंह, उदयपुर के बने तो भोपाल सिंह और जयपुर के बने तो मान सिंह। जो जो राजधानी रही थी उनके शासक राज प्रमुख बने थे। केवल प्रथम चरण में अलवर के शासक को नहीं बनाया गया था क्योंकि उनके ऊपर कोई पुलिस केस चल रहा था, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। ठीक है, फिर है उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख कौन है? गणेश पाल, बहादुर सिंह, भीम सिंह और भीम सिंह। बहादुर सिंह बूंदी के शासक हैं, गणेश पाल करौली के शासक हैं। और इन सब के बाद में उपराज प्रमुख के बाद में एक प्रमुख पद बनाया गया महाराज प्रमुख, जिसके ऊपर सबसे पहली बार भी मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह जी बैठे थे और अंत में भी उनके मरने के बाद में उस पद को समाप्त कर दिया गया। वो क्यों बैठे थे इसके ऊपर भी चर्चा अपन करेंगे बच्चों, लेकिन अभी तो सिर्फ इस टेबल में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कैसे सही करे जाते हैं वो मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। यदि गलत करेंगे तो फिर क्या होगा देख लेना, मैडम नाराज हो जाएगी। भाई आप चाहते हो कि मैं नाराज हो जाऊं आप लोगों से? नहीं चाहते ना, मुझे मिस करते हो ना। बच्चों को कहते हैं ना, जिंदगी में बहुत से यार मिलेंगे, जिंदगी में बहुत से यार मिलेंगे, हम क्या हमसे भी अच्छे हजार मिलेंगे। इन अच्छों की भीड़ में हमें न भुला देना, हम कहाँ आपको बार बार मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।